वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के स्क्वाड एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद में लगा है ऐसा कि भैया यही एक टीम है जो सही पैसा खर्च करके आ रही है। दोस्तों, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। हर एक खिलाड़ी ऐसा ही है मुंबई इंडियन के पास में। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मुंबई के बारे में बात करो, मुंबई के बारे में स्क्वाड एनालिसिस करो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मुंबई इंडियंस को लेकर एक जबरदस्त स्क्वाड एनालिसिस। वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करने का जो सेक्शन है वो नीचे दिया गया है, जाकर करना मत भूलिएगा। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि इन पे पहले क्या था और क्या इन्हें खरीदा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इन्होंने दिमाग लगाकर 75 करोड़ रुपए रिटेंशन पर खर्च कर दिए थे। और जब बाइंग की बारी आई ऑक्शन में तो फालतू पैसा नहीं उड़ाया, इधर उधर नहीं भागे। जहां टारगेट था बस वहीं पर इनका ध्यान था। अर्जुन की तरह सिर्फ आंख पर फोकस था, वही खिलाड़ी उठाए जो चाहिए थे। और बिल्कुल बराबर आकाश अंबानी, मतलब अंबानी को अंबानी क्यों कहते हैं ये आप इनका स्क्वाड देखकर तय कर लेंगे। 44 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ऑक्शन में, पर्स में 20 लाख लेकर फिर भी बचा लिए। और पूरे 8 ओवरसीज ले लिए, 15 देसी खिलाड़ी लेकर टोटल 23 खिलाड़ी लेके ये आपको आईपीएल 2025 में नजर आएंगे। अब इनके बराबर रिटेंशन, इनके बराबर तगड़ा रिटेंशन अगर किसी दूसरी टीम के पास था तो वो थी हैदराबाद। बस ये दो ही टीम ऐसी थी जिनके पास में रिटेंशन करने के लिए प्लेयर मौजूद थे। यहां पे देखो 18 करोड़ जसप्रीत बुमराह मिलना चाहिए। अगर ऑक्शन में गलती से आ जाते तो कितना रुपया लेकर निकलते, ये आप मुझे कमेंट करके बता दो कि अगर गलती से बुमराह ऑक्शन में आ जाए तो उन्हें आज की डेट में कितना रुपया मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या। अच्छा दोस्तों, आपने एक मीम देखते होंगे कई जगह, पाकिस्तानियों की आदत क्या है, सोएंगे सुबह उठेंगे सोचेंगे कि बाबर आजम 100 करोड़ में बिकता आईपीएल के अंदर, और बस उसी में खुशी मनाकर रात को फिर सो जाते हैं। ये पाकिस्तानियों की स्थिति है वर्तमान में। और अभी हाल फिलहाल में तो उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के भी लाले लगे। 16 करोड़ में हार्दिक पांड्या गया, 16 करोड़ में सूर्य कुमार यादव को मिल गए, और 16 ही करोड़ रोहित शर्मा जी को भी मिल गए। तिलक वर्मा को 8 करोड़ से ज्यादा मिल जाने थे अगर ये भी ऑक्शन में आ जाते तो 11-12 करोड़ 15 करोड़ तक लेकर निकल सकते थे। चलिए ठीक है, लेकिन एक अच्छी टीम में है जो कि इस साल फाइनल खेलने वाली है। तो फाइनल नहीं तो दोस्तों ऑक्शन में आपको प्लेऑफ्स में तो नजर आएगी, तो वो टीम में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 तगड़े खिलाड़ी जो इस टीम ने रिटेन किए थे। अब इसका स्क्वाड देख लेते हैं कि बाकी बचे हुए जो 18 खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से हैं। शुरुआत करते हैं रियान रिकल्टन से। रियान रिकल्टन जबरदस्त हिटर है और बहुत सस्ते में मिल गया, मात्र 1 करोड़ रुपए में। ज्यादा किसी ने दाव लगाए नहीं, चूंकि चाहिए था इन्हें विकेट कीपर, ईशान किशन इन्होंने छोड़ दिया था, ज्यादा पैसा नहीं था। लोग कह रहे हैं कि ईशान किशन पर पैसा क्यों नहीं लगाया। अब ये 40-45 करोड़ लेकर निकले थे, अगर ईशान किशन पे भी 12-15 करोड़ रुपए खर्च कर देते तो फिर बचता ही क्या इनके पास में। विकेट कीपर तो इन्हें वैसे भी मिल गए और कमाल के विकेट कीपर मिले हैं। ईशान किशन को भी इन्हीं ने बनाया था, रॉबिन मिंज को भी यही बनाएंगे। लेफ्ट हैंड बैटर है रॉबिन मिंज और कमाल का हिटर है, आप क्रिस गेल कह सकते हो, इंडियन क्रिस गेल रॉबिन मिंज। मात्र 65 लाख में मिल गया, पहले जीटी में थे। इसके बाद कृष्णा श्रीजीत मिले हैं, इनको ज्यादा मौका मिलेगा नहीं, तो मौका मिलेगा रॉबिन मिंज को। और अगर ये फ्लॉप रहे तो फिर गाड़ी आ सकती है कृष्णा के ऊपर, और नहीं तो रियान रिकल्टन एक ऑप्शन है। पर मुझे लगता नहीं कि रियान रिकल्टन ज्यादा मैचेस खेल पाएंगे। क्यों नहीं खेल पाएंगे वो हम आगे दिखाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि तुक्के लगाएंगे। अब यहां पे सूर्य कुमार यादव टीम के हिस्सा रहेंगे, इनके बारे में बात करने की जरूरत है नहीं। रोहित, सूर्य कुमार और तिलक वर्मा ये तो इस टीम की जान है, रीढ़ की हड्डी है। ये तो यहाँ पे तो वैसे भी कोई कमेंट बनता नहीं है। पर पिछले साल चल रही थी बातें कि रोहित शर्मा एमआई में नहीं खेलेंगे अब, लेकिन इस साल 16.5 करोड़ में, अब जैसे भी रहा हो सकता है कि उन्होंने वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसको झुटलाने के लिए उन्होंने कहा 1 साल और खेल लिया जाए इसमें, अगली बार जब ऑक्शन आए शायद निकलकर आपको देखने मिल जाए। इसके बाद बेविन जैकब्स आए हैं। दोस्तों ये तगड़ा हिटर इन्होंने उठाया है, बेविन जैकब नया लड़का है, विदेशी खिलाड़ी है, मात्र 30 लाख रुपए में। मैंने आपको एक बात बता दूं, जो एमआई की टीम है ना, मुंबई इंडियंस की टीम है ना, खोद कर खिलाड़ी निकालती है, कमाल कमाल के प्लेयर्स निकालती है और ये प्लेयर को बनाती है, तराशती है, और फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी ही आपको आईपीएल के बाद सीधे इंडियन टीम में नजर आते हैं। अब यहां पर देखें हार्दिक पांड्या जो कि अब इस टीम के कप्तान है, मतलब इंडियन टीम टेस्ट टीम का कप्तान, वनडे टीम का कप्तान, इसके बाद आपको T20 का कप्तान, फिर अंडर 19 सॉरी इमर्जिंग टीम का कप्तान तिलक वर्मा, और जो बुमराह जो कि वाइस कैप्टन है, सारे वाइस कैप्टन मिला के हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में यहां पर खेलने वाले हैं।
फिर है नमन धीर, ये 5.5 करोड़ में मिल गए। हालांकि नमन धीर की जगह पर ये दाव लगा सकते थे जो दूसरे इनके प्लेयर्स हैं उनकी तरफ जा सकते थे। काफी सारे प्लेयर्स थे जो इन्हें सस्ते में भी मिलते और कमाल के भी रहते, लेकिन ठीक है, नमन धीर भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर इनका जो बैटिंग डाउन वो नीचे चला जाएगा थोड़ा ज्यादा। अब सबसे बढ़िया जो बाइंग रही है आरसीबी से एमआई में जो आए हैं वो है विल चैक। विल चैक्स को जब इन्होंने खरीदा था ना तो आकाश अंबानी उठकर हाथ मिलाने गए। कौन से मैनेजमेंट के पास में? आरसीबी मैनेजमेंट के पास में। आरसीबी का अब ये मानना है कि भैया हर साल लोग ये कहते थे कि तुम पेपर पर इतनी मजबूत टीम हो और तो भी तुम फाइनल नहीं जीत पा रहे, तो भी तुम फाइनल तक खेल नहीं पा रहे। इस बार आरसीबी ने पेपर पे भी कमजोर टीम बनाई। उन्होंने कहा अब लो, अब बोलो कि हम पेपर पर मजबूत है। अब लोग कहेंगे ठीक है पेपर पे भी कमजोर है, इसलिए परफॉर्मेंस भी नहीं दे रही है। तो विल जैक्स उठकर आ गए हैं मात्र 5.5 करोड़ रुपए में। ये बहुत सस्ती बाइंग रही इनकी और बहुत कमाल की बाइंग रही। इसके बाद मिचेल सेंटनर जो सीएसके से आए, क्योंकि एक इनको ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज चाहिए था, चूंकि कुरनाल पंड्या नहीं लिए थे क्योंकि, तो यहां मात्र 2 करोड़ में कुरनाल पंड्या से भी अच्छा ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज और प्लस बढ़िया बैटर मिल गया। हालांकि कुरनाल पंड्या थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये कमाल का गेंदबाज है। यहां तक तो बैटिंग वैसे भी नहीं आनी है। आप सोच रहे हो कि कुरनाल पंड्या अच्छा प्लेयर था, अच्छा बैटर था, लेकिन यहां तक बैटिंग नहीं आएगी मिचेल सेंटनर तक। और जब मैं आपको इनका बैटिंग लाइनअप दिखाऊंगा ना, दंग रह जाओगे, बिल्कुल खराब दिमाग हो जाएगा। राज बाबा दोस्तों ये बहुत कमाल का ऑलराउंडर है। रिकॉर्ड बताऊंगा ना, पिछले 15-16 मैचेस में लगभग 30 का बैटिंग एवरेज है इनका T20s में, और 16 विकेट निकाले हैं 14 इनिंग्स के अंदर। ये जो राज बाबा मिला है ना, ये तैयार करेंगे भविष्य के लिए। ये मान लेना कि आने वाले टाइम में ये हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर जाएंगे अगर इसी तरह से खेलते रहे। तो ऐसा नहीं कि आगे जाके पृथ्वी शो बन जाएंगे तो फिर आप कहो आगे कि अरे तुमने तो 2 साल पहले 1.5 साल पहले बोला था कि ये बन जाएंगे उसकी तरह, हार्दिक पांड्या की तरह। लेकिन अभी पैसा कम दिया है इसीलिए। राज बाबा 30 लाख रुपए में विघ्नेश पुत्र मिले हैं। विघ्नेश के बारे में आपको बता दूं, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, कहने को चाइना मैन भी है। मतलब क्या करते हैं, जब राइट हैंड बैट्समैन सामने खेल रहा होता है तो ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं, और जब लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहा होता है तो चाइना मैन गेंदबाजी करते हैं। फिर ये रिस्ट स्पिनर हो जाते हैं। तो ये दोनों तरह की गेंदबाजी करते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। टप्पा बहुत बढ़िया है, टर्न भी इनके हाथ में आपको देखने मिलेगा। ऐसा नहीं कि गेंदें सीधी सीधी जा रही हैं। कमाल का प्लेयर है विघ्नेश पुथुर, और जो कि उठाया है इस बार एमआई की टीम ने। अब इसके बाद आपको मिलते हैं कमाल का जो ट्रायो है गेंदबाजी में। पावर प्ले निकालना है, दीपक चहर से गेंदबाजी करा लो, 9.5 करोड़ में उठा लिए। हालांकि 9.5 करोड़ दीपक चहर थोड़े ज्यादा हैं, मेरे हिसाब से थोड़े से ज्यादा है। अगर यही पैसा ये खर्च कर लेते किसके ऊपर, अपने भुवनेश्वर कुमार के ऊपर, तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार डेथ ओवर में भी गेंदबाजी अच्छी कर लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार के पास वेरिएशन बहुत कमाल का है, उनकी लेंथ लाइन बहुत कमाल की है। हालांकि पेस तो खैर इनके पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। बस एक यहीं पे जाके मैं थोड़ा सा अखरा है कि आपने दीपक चहर को दिया, आप 1 करोड़ और मिलाते, आपको बहुत कमाल का प्लेयर मिल जाता, जो कि सामने वाली टीम में चला गया, वो आरसीबी में चला गया। आरसीबी छोड़ भी देती है, मुझे पता है छोड़ देती है आरसीबी, कोई दिक्कत नहीं उन्हें, वो ज़्यादा देर प्लेयर के पीछे नहीं भागती है, वो छोड़ देती। तो वो वहाँ वो प्लेयर भागती है वेंकटेश अय्यर के पीछे। 23 करोड़ तक पीछे, 22 करोड़ तक भागी थी वेंकटेश अय्यर के पीछे। अब 9.5 करोड़ में इनको ये मिला है। बस यहीं पे मैं चाहता था कि अगर और ज़्यादा मजबूत करना थी। वैसे दीपक चहर भी अच्छे, लेकिन ये इंजर्ड हो जाते हैं, 2 मैच खेलेंगे इंजर्ड हो जाएंगे। तो भुवनेश्वर कुमार यहाँ आ सकते थे। आप लोगों की क्या राय, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। इसके बाद ट्रेंट बोल्ट तो खैर है ही पावर प्ले का पहले ओवर पहला विकेट वाला खिलाड़ी, राजस्थान से एमआई में आ गए। राजस्थान को तगड़ा झटका लगा है इनके जाने से, क्योंकि दोस्तों हर मैच में, लगभग हर दूसरे मैच में पावर प्ले में विकेट आ जाता था, और वो पहले ओवर में विकेट आ जाता था। तो आधी टीम तो वही माइनस में चली जाती थी, और इसको 12 करोड़ मिलना लाजमी थे, कोई दिक्कत नहीं है। जसप्रीत बुमराह के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। डेथ ओवर इनका शॉर्टेड है, डेथ ओवर के लिए थोड़े परेशान रहेंगे ये लोग। क्यों रहेंगे वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। हार्दिक पांड्या से इनको डेथ ओवर कराना पड़ेंगे। अल्लाह गजनाफर 4.5 करोड़, पहली बार आईपीएल में आए और सीधे 4.25 करोड़ में बिक गए। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इतना कमाल का स्पिनर है, इतना कमाल का स्पिनर है। ये मान लेना कि अब राशिद, मुजीब और नूर, अब इसके बाद आप अल्लाह गजनाफर का नाम चलता हुआ देखेंगे। विकेट टेकर अलग है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों हर कहीं गेंदे डाल रहा है, सिर्फ गेंदे खाली निकाल रहा, नहीं, विकेट भी निकाल के दे रहा है। और तो और मैं आपको यहीं अभी बता देता हूं, ग्रैंड लीग खेलोगे ना, जब आप लोग ग्रैंड लीग खेलोगे ना आईपीएल में, तो वहां पे अल्लाह गजनाफर को हर मैच में कैप्टन बना के चलना। अभी लोड कर लो इसको, तब जाके देखोगे कम से कम आपको 2-3 मैचेस में 3-3, 4-4 विकेट मार के देगा।
अगर इन्होंने छोड़ दिया तो, मतलब इन्होंने ऊपर से कुछ छोड़ दिया तो। आरसीबी से एमआई में है रेसिस टॉपली मात्र 75 लाख में, हालांकि इनको खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा। एक आध एक मैच में दे दे तो दे सकते हैं। लिजार्ड विलियम्स ये जरूर खेल सकते हैं क्योंकि डेथ ओवर की गेंदबाजी की शॉर्टेड करने के लिए, क्योंकि डेथ ओवर की गेंदबाजी इनकी थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती है। उसके बाद दोस्तों ये जो आखिरी पेज है ना, ये सिर्फ उन्होंने अपने पैसे खत्म करने के लिए लगाए हैं, जिसमें करण शर्मा है, इनका कोई मतलब नहीं है। हालांकि एक बात जो इनके साथ चलती आई है कि करण शर्मा जिस टीम में खेलते हैं ना, वो टीम फाइनल उठाती है। ऐसा बार बार हमने देखा भी है। ये पहले सीएसके में खेलते थे, सीएसके ने कई बार उठाया। इसके बाद ये खेले थे उसमें हैदराबाद ने, तब हैदराबाद ने भी उठाया था। शायद से पहले एमआई में भी खेल चुके हैं, तब एमआई ने भी उठाया था। लेकिन आरसीबी में जब खेले थे तो आरसीबी की पनौती इनको लग गई थी, तब ये नहीं उठा पाए। बाकी ज़्यादातर इन्होंने उठाया है। इसके बाद ये पेस तो ऑलमोस्ट ये मान लीजिएगा कि उन्होंने पैसे खत्म किए या फिर खिलाड़ी पूरे किए हैं। अर्जुन तेंदुलकर इससे बेहतर अगर किसी बेचारे किसी दूसरे गरीब को पैसा देते तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से। प्लेयर बहुत सारे अच्छे अच्छे आए थे मार्केट के अंदर टीम्स में लेने के लिए, लेकिन अगर ये इसके बजाय किसी दूसरे को देते तो ठीक है। लेकिन नेपोटिज्म खत्म कभी होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। नेपोटिज्म रहेगा और ये भी ऐसे यहीं रहेंगे। 30 लाख में आ गए थे और इस बार सिर्फ पानी पिलाएंगे। अश्विनी कुमार 30 लाख में, ये ठीक प्लेयर है, राइट लेफ्ट आर्म मीडियम है शायद से। और वेंकटा सत्यनारायण ये राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। तो ये कुल मिला के आखिरी जो पेज है ना, वो एमआई को देखना भी नहीं है, मतलब एमआई इनको ध्यान भी नहीं देगी लास्ट तक कि मेरे पास ये 4 खिलाड़ी भी मौजूद है। ये अगर हो सकते तो सिर्फ पानी पिलाने आएंगे ज़्यादातर, और एक आध एक मैच में अगर मौका मिलता है तो वेंकटा सत्यनारायण को मौका मिल सकता है। बाकी ये 3 खिलाड़ी उतने ज़्यादा आपको मैच में नज़र नहीं आ पाएंगे। एक चीज़ हो सकती है वो ये कि अगर दीपक चहर बाहर जाएंगे तब जाकर कहीं करण शर्मा को टीम में मौका मिल सकता है। अब जरा बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से सीधे चलकर कि भैया प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो प्लेइंग 11 क्या रहेगी तो जरा देख लेते हैं। रोहित शर्मा, दोस्तों जितने भी खिलाड़ी है ना, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये झुंड में तो सुअर आते हैं। यहाँ हर एक खिलाड़ी वैसा है जो शेर है और अकेला मैच फिनिश कर सकता है। रोहित शर्मा अकेले मैच फिनिशर हैं, विल जैक अकेले मैच फिनिशर हैं, तिलक वर्मा लगातार 3 बार 100 लगा चुके अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा। सूर्य कुमार यादव 4 नंबर तक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सभी के सभी 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या भी वैसे ही, इसके बाद रॉबिन मिंज भी वैसे, और उसके बाद नमन धीर ये भी कमाल के प्लेयर है। मतलब 7 नंबर तक ऐसी बल्लेबाजी है, आपको 7 नंबर तक आउट करने जाना पड़ेगा। इसे वर्ल्ड की किसी भी टीम से भिड़ा दोगे ना, उसको पानी पिला देगी ये टीम। इसके बाद और एक सबसे कमाल की बात मैं आपको बताऊं ना, कि ये एमआई की जो टीम है ना, इनका फोकस होता है इंटरनेशनल प्लेयर्स पे, बहुत फोकस होता है। आप देखोगे ना इनकी प्लेइंग 11 में इंटरनेशनल 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 प्लेयर, ये भी इंटरनेशनल। सिर्फ एक रॉबिन मिंज, अगर रियान रिकल्टन खेले तो वो भी इंटरनेशनल रहेंगे, पर चांसेस उनके थोड़े से कम मुझे नजर आ रहे हैं। नमन धीर नहीं खेले, फिर सेंटेनर, दीपक चहर, बुमराह, बोल्ट, अल्लाह गजनाफर, सिर्फ ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल नहीं खेले। अगर आप आरसीबी की टीम उठाकर देखोगे वहां 4 से 5 प्लेयर निकल कर आते हैं जो इंटरनेशनल नहीं खेले, एक्सपीरियंस लेस प्लेयर आपको वहां नजर आते हैं। तो ये दोस्तों ये देखिए आप, मिचेल सेंटेनर बैटिंग कहां तक है, बैटिंग यहां खत्म नहीं हुई। बैटिंग में मिचेल सेंटेनर बैटिंग कर लेते हैं, दीपक चहर बैटिंग कर लेते हैं, यहां जाके बैटिंग खत्म हो रही है 9 नंबर पे। 9 नंबर तक विकेट गिराने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आपको स्थिति नजर आएगी कि हाँ आप एमआई को हरा पा रहे हो। इसीलिए एमआई इस साल की मेरी प्लेऑफ्स में कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है, और हो सका तो फाइनल में भी पहुंच जाएगी। और फाइनल में इनका आमना सामना होगा सनराइजर्स हैदराबाद से। ये संभवतः आपको दोबारा से नजर आएगा। एसआरएच इनकी ओपोनेंट में होगी, वो भी प्लेऑफ में जाएगी। लास्ट में जाके अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो एक अलग बात है, बाकी ये रहेगी। लेकिन दोस्तों सब कुछ अगर मिल जाए ना तो फिर बात ही क्या रहे। दिक्कत है फिर भी यहाँ पे एक छोटी सी समस्या है जो कि एमआई को परेशान कर सकती है। वो क्या है वो भी जरा देख लेते हैं। दोस्तों नई गेंद के साथ में जो गेंदबाजी आप देखेंगे ना, वो मिल जाएगी ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट 2 से लेकर 3 ओवर पावर प्ले में खत्म कर देंगे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह तो खैर आपको ज्यादातर ओवर 10 के बाद ही नजर आएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। और दीपक चहर भी लगभग 2 से 3 ओवर जो है ये पावर प्ले में खत्म कर देंगे। अब ओवर बचेगा हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या से आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करानी पड़ेगी। वैसे हार्दिक पांड्या नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इन्होंने डेथ ओवर में गेंदबाजी की थी, लेकिन वो सिर्फ की थी क्योंकि वहां पे बचा नहीं था किसी और का ओवर, तो हार्दिक पांड्या की तरफ जाना भी पड़ा था। अब यहां पे क्या रहेगा, डेथ ओवर की समस्या रहेगी। एक मैच में नहीं डालना है गेंद आपको हर एक मैच में डालनी पड़ेगी डेथ में, तो वहां दिक्कत बन सकती है। अब अगर ये खिलाते हैं लिजर्ड विलियम्स को,
लेज़ेट विलियम्स को खिलाते हैं तो फिर इन्हें अल्लाह गजनाफर को बाहर करना पड़ेगा। जब अल्लाह गजनाफर को बाहर करेंगे तो इनका एक स्पिनर कम होगा, स्पिनर कम होगा तो फिर इन्हें कर्ण शर्मा को एंट्री देनी पड़ेगी, और कर्ण शर्मा को अगर एंट्री देते हैं तो फिर हो सकता है कि दीपक चहर को इन्हें बाहर करना पड़े, या फिर अगर ये 4 ही पेसर के साथ में चले जाएं, मतलब 5 पेसर को ही रख के चले जाएं, तो फिर एक वो अलग मैनेजमेंट का डिसीजन हो सकता है। ये एक छोटी सी समस्या है इनके साथ में, बाकी इनको बैटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, पावर प्ले और मिडिल ऑर्डर की, मिडिल ओवर्स की कोई समस्या नहीं है, डेथ में भी एक तरफ से बुमराह की कोई समस्या नहीं, समस्या है सिर्फ दूसरे एंड से जो 2 ओवर डलेंगे, सिर्फ दिक्कत उन्हीं 2 ओवर्स की है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये टीम तगड़ी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जैसे 30 लाख रुपए पॉकेट मनी के तौर पे अर्जुन तेंदुलकर को लगातार दिए जा रहे हैं, ऐसे आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि भैया हमें भी नेपोटिज्म समझ लीजिए हमारा भी, हमें भी वीडियो में लाइक और कमेंट चाहिए तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और संभवतः अगली SRH की होगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।